नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए अवश्य करें खरपतवार नियंत्रण। मल्चिंग ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर बढ़ाएं उत्पादन। किसान भाइयों, आपको हमेशा खरपतवार जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। खरपतवार न सिर्फ मिट्टी की उर्वरा शक्ति का नाश करता है, बल्कि फसलों के उत्पादन में भी काफी कमी लाता है। इन दिनों आपके खेतों में गेहूं लगी हुई है। खरपतवार का कैसे करें नियंत्रण, चलिए हम विशेष जानकारी लेते हैं उप निदेशक प्रमोद कुमार से। रबी मौसम में अभी गेहूं की खेती हो रही है और गेहूं की खेती हुए किसान भाई वहां खरपतवार की समस्या एक प्रमुख समस्या है। गेहूं में लगने वाले खरपतवार में हम लोग 3 श्रेणी में उसको बांटते हैं। पहला श्रेणी का खरपतवार है जिसको हम ग्रास कहते हैं। ग्रास में 2 खरपतवार प्रमुख हैं, जिसमें एक फ्लोरिस माइनर है जिसको गेहूं का मामा कहते हैं, और दूसरा वाइल्ड ओट है जिसे जंगली जई कहते हैं। ये नैरो लीव हैं जिसकी पत्ती सिकड़ी होती हैं, और ये गेहूं के लिए खास करके एक प्रमुख समस्या बन जाती है। और इसके कारण लोग खास करके गेहूं का फ्लोरिस माइनर है, इसको प्रारंभिक अवस्था में किसान पहचान नहीं कर पाते हैं। ये गेहूं को ही मान लेते हैं इसके पौधे को, और जब फूल लगते हैं और उसमें फल बनते हैं तब उसको लोग प्रबंधन करते हैं। ऐसी स्थिति में गेहूं का मामा एक प्रमुख खरपतवार है। इसके लिए हम लोग रासायनिक उपचार भी करते हैं, जिसको हम लोग सेज की श्रेणी में कहते हैं, जिसको दूब कहते हैं, और साइनोडोन डैक्टिलॉन भी होता है, और साइप्रस रोडेंडस होती है। और तीसरी जो खरपतवार है, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, उसमें सबसे प्रमुख है चिनोपोडियम अल्बम जिसको मोथा कहते हैं, और दूसरा है क्रिसनील एनागलिस अर्वेंसिस कहते हैं। उसके बाद कटेली भी होता है। उसके बाद कन्वोवोलस अर्वेंसिस जिसको हम लोग कहते हैं हजारदाना कहते हैं, और दुद्धि भी है, वो भी प्रमुख चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तो हम लोग गेहूं के खरपतवार के प्रबंधन में यह किसान भाई को बतलाना चाहता हूं कि इसका जो क्रांतीय की अवस्था है, क्रिटिकल स्टेज है, वो 30 से 45 दिन अंदर, बुआई के 30 से 45 दिन के अंदर अगर ये सारे खरपतवार साथ रहेंगे तो वो गेहूं के फसल के साथ वो प्रतिस्पर्धा करेंगे। वो प्रतिस्पर्धा पोषण के लिए करेंगे, वो जल के लिए करेंगे, वो सूर्य के प्रकाश के लिए करेंगे, और वो जगह के लिए करेंगे। और करने के कारण गेहूं का जो उत्पादन होगा, अगर प्रमुख रूप से अगर इन खरपतवारों का इन्फेस्टेशन होगा तो गेहूं का उत्पादन करीब करीब 30 से 45% घटने की संभावना हो जाती है। अतः किसान भाई को चाहिए कि खरपतवार का उचित प्रबंधन करें। खरपतवार के उचित प्रबंधन में किसान भाई को यह बतलाना चाहूँगा कि अगर खरपतवार लगा हो तो पहले वो प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन के तौर पर वो सही समय पर सही दूरी बीज को डालें। उसके बाद फिर अगर हो जहाँ लेबर की समस्या नहीं है प्रचुर मात्रा, तो वो हैंड वीडिंग भी करवा सकते हैं। उसके लिए हैंड हो है, 3 टाइम्स हैंड वीडिंग ऑपरेटर्स है। उसके बाद अगर किसान भाई जहाँ लेबर की समस्या काफ़ी क्रिटिकल हो, जहाँ लेबर नहीं मिल सकता हो, और जहाँ टाइम समय का काफ़ी अभाव हो, तो ऐसी अवस्था में किसान बंधु हर्बिसाइड जिसको हम लोग खरपतवार नाशक है, उसका हम लोग प्रबंधन करेंगे। सब्जियों में मटर काफ़ी प्रसिद्ध है और इसकी खेती भी हल्की दोमट मिट्टी में की जा सकती है। खासकर दियारा क्षेत्रों में इसकी खेती काफ़ी प्रचलित है। मटर के प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं रचना, अपर्णा, मालवीय, पूसा, प्रभात मटर। किसान भाइयों, आजकल मल्चिंग ड्रिप सिंचाई पद्धति की मांग बाजार में ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि इस पद्धति को अपनाकर खेती करने से न सिर्फ खरपतवार से छुटकारा मिलता है, बल्कि श्रम की भी बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत आप निश्चित दूरी में क्यारी बनाकर पौधा लगाएं और अपने क्यारियों के अंदर सिंचाई हेतु पाइप भी लगाएं, ताकि साथ साथ सिंचाई भी होती रहे।
इससे पानी का प्रत्येक बूंद पौधे के उपयोग में आ जाता है। साथ ही अपनी क्यारियों को प्लास्टिक से ढक दे ताकि सूर्य की रोशनी से पौधा वाष्पीकृत हो जाए, जिससे पौधा स्वच्छ और साफ रहेगा और इसकी वृद्धि भी काफी तेजी से होगी। सफलता के इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं प्रखंड हाजीपुर, जिला वैशाली के किसान राकेश कुमार। ये लाल आलू की खेती जैविक विधि को अपनाकर कर रहे हैं, जिसमें इन्हें प्रति कट्ठा 25,000 रुपये का लागत आया है और राकेश कुमार का कहना है कि अच्छी आमदनी प्राप्त होने की संभावना है। क्या लगाया हुआ है? ललका आलू। हल्का आलू। अच्छा, कितना पूंजी लग गया? मतलब टोटल आज में 2500 के आसपास में लगा हुआ कट्ठा। अच्छा, कितना आ जाता होगा अंदाज कट्ठा में? कट्ठा में हुआ मतलब कि 3000 के आसपास। 3000 कट्ठा आ जाता है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। मौसम परिवर्तन के साथ ही बाजारों में हर तरह की सब्जियां उपलब्ध हैं और हाँ, अचार लगाने का भी मौसम यही है। अब बाजार में बहुत ही कम कीमत पर अचार वाली लाल और हरी मिर्च भी उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं मंडी भाव के अंतर्गत लाल और हरी मिर्च के अलावा अन्य सब्जियों के भाव। टमाटर 1600 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 2500 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 4000 रुपये प्रति क्विंटल, मूली 1000 रुपये प्रति क्विंटल, बंद गोभी 800 रुपये प्रति क्विंटल, सीम 1700 रुपये प्रति क्विंटल और लाल मिर्च 3500 रुपये प्रति क्विंटल। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सुबह में हल्की ठंड रहेगी, साथ ही आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। बिहार के राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार। आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक कृषि में सफल किसान से बातचीत करेंगे। बताना चाहते हैं, आज हाजीपुर जिला के चकवाड़ा गांव के किसान संजीव कुमार, जिन्होंने अपने जैविक खेती को लेकर के कई राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किए। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने खेती की शुरुआत कैसे की और क्यों की। हम परंपरागत ढंग से फूलगोभी का बीज उत्पादन करते थे, जिससे कि हम लोग के उत्पादन में गिरावट आ गया था और गिरावट के कारण हम किसान जो है फूलगोभी का बीज उत्पादन छोड़ रहे थे। हम लोग ने IPM का ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करके जैविक कृषि की शुरुआत की और जब जैविक कृषि की शुरुआत किया तो जैविक विधि से फूलगोभी का बीज उत्पादन कर रहे हैं और हम किसान आर्थिक रूप से खुशहाल हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने जैविक कृषि प्रणाली IPM टेक्नोलॉजी को अपने खेतों में उतारा है। परंपरागत खेती करने वाले किसान क्या जैविक खेती कर सकते हैं? जो परंपरागत ढंग से खेती करते हैं वो जैविक कृषि कर सकते हैं, बशर्ते कि वो किसान जो परंपरागत ढंग से सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जो IPM है, IPM टेक्नोलॉजी है, जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपने खेती में जैविक कृषि कर सकते हैं। जो जैविक कृषि में उपादान का प्रयोग होता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, खल्ली, बायोपेस्टिसाइड, बायोफंगिसाइड, ये सब का व्यवहार करके वो अपने खेतों में प्रशिक्षण प्राप्त कर जैविक कृषि कर सकते हैं। संजीव जी, परंपरागत खेती करने वाले जो किसान हैं, जो जैविक खेती करना चाहते हैं, वो किसान भाई किस तरह से इस खेती को कर सकते हैं? जी हाँ, जो जैविक कृषि करना चाहते हैं उनको सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता है और जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे वो जैविक कृषि कर सकते हैं। जैविक कृषि करने के लिए सबसे पहले है कि हमें जब बीज का हम चुनाव करेंगे उसके बाद हम भूमि का चुनाव करते हैं और जिस भूमि में मुझे जैविक कृषि करना है उस भूमि में सबसे पहले हम जो नर्सरी डालते हैं वो नर्सरी के लिए हमको भूमि शोधन करना पड़ता है, जिसको हम लोग सॉइल सोलराइजेशन बोलते हैं। सॉइल सोलराइजेशन प्रक्रिया अपनाने से हमारे जो भी जैविक कृषि में जो हम पौध लगाएंगे उसमें पौध में विकास ज़्यादा होगा, प्लस उसके साथ ही जो जैविक प्रणाली और भूमि सोलराइजेशन करेंगे उसमें जितने भी मिट्टी जनित रोग होंगे और बीज जनित रोग होंगे वो मर जाएंगे। मिट्टी जनित रोग में जब सॉइल सोलराइजेशन करते हैं तो भूमि जनित जितने भी पैथोजिन होते हैं
वो सोलराइजेशन के तहत उसमें मर जाते हैं और जो हार्मफुल जो कीट होते हैं वो हमारे ज़मीन में नहीं रहता है, जिससे जो डैम्पिंग ऑफ आर्द्र गलन की प्रक्रिया होती है नर्सरी में, वो आर्द्र गलन की प्रक्रिया से किसानों को फ़ायदा होता है। साथ ही जब गर्मी के दिन होते हैं उसमें गहरी जोत का ज़रूरत होता है। गहरी जोत करने से भी किसानों को उससे भी फ़ायदा होता है कि जब गहरी जोत का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो गहरी जोत से वो जो सूरज की किरण आती है उसमें जितने भी हार्मफुल कीट होते हैं उससे मर जाते हैं, और जो कीट बीमारी खेत में लगना चाहिए उससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद है कि जब हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो हम बायोलॉजिकल फंगिसाइड जो जैविक फफूंदनाशक है उससे हम पौधे को ट्रीट करते हैं। जो रूट होता है उसको हम डिप करते हैं और उसके बाद हम अपने खेतों में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। प्रत्यारोपण के बाद हम अपने खेतों में जैविक उपादान जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, खल्ली, ये सब का व्यवहार करते हैं। साथ ही जो हम खेती करते हैं उसको खेती के चारों तरफ बाउंड्री लाइन पर गेंदा के फूल लगाते हैं, जिससे भूमि में जितना भी निमाटोड होता है वो निमाटोड समाप्त हो जाता है। साथ ही वो फूल खिलने से जो कीट का प्रकोप हमारे पौधे पर होना चाहिए वो ज़्यादा कीट का प्रकोप फूल पर होता है, उससे भी लाभ होता है। साथ ही हम फूल को मार्केट में बाज़ार में बेच लेते हैं, उससे हमारा तिहरा लाभ हो जाता है। इस प्रकार हम जैविक कृषि की जब फूलगोभी का जैविक कृषि करेंगे तो बीच बीच में हम लोग टमाटर की पौधा भी लगा देते हैं, जिससे टमाटर का पौधा लगा देने से लैक्टिक एसिड पाया जाता है टमाटर में और उसके खट्टापन के कारण कीट का प्रकोप कम होता है। बीच बीच में हम डंटा लगा के टी आकार का एक प्रणाली बनाते हैं, जिस पर पौधे पर वो टी आकार पर पक्षी बैठ के और हार्मफुल जो कीट होते हैं वो शत्रु कीट को खा जाते हैं, और इससे हम किसानों को जो कीटनाशक का व्यवहार करना पड़ता है वो कम करना पड़ता है और हम किसान जैविक कृषि कर ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार जैविक कृषि करना किसानों के लिए ज़्यादा लाभकारी है। जैविक खेती को लेकर के आप कौन कौन सी खेती करते हैं संजीव जी, देखिए और इसका बाजार कहाँ है? जैविक कृषि के लेके हम फूलगोभी की खेती करते हैं और साथ ही फूलगोभी का बीजोत्पादन भी करते हैं। फूलगोभी की खेती और बीजोत्पादन हम जैविक विधि से करते हैं, उसके साथ ही हम टमाटर और बैंगन का भी जैविक विधि से खेती करते हैं। एक चीज़ बताइए संजीव जी, जो जैविक खेती के लिए मिट्टी परीक्षण करना आवश्यक है? जी हाँ, जैविक कृषि के लिए मिट्टी परीक्षण जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी खेती करते हैं तो मुझे मालूम नहीं होता है कि हमारे खेतों में जो भूमि है, जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या उर्वरा शक्ति है, और हम नहीं जान पाते हैं, और इसके कारण हमारे खेतों में जो खेती होनी चाहिए, जितना उत्पादन होना चाहिए, वो हम लोग उत्पादन नहीं पा पाते हैं। इसलिए मिट्टी परीक्षण जरूरी है, और मिट्टी परीक्षण के लिए हम जो बृहद पोषक तत्वों का परीक्षण कराते हैं, उसका साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी जानकारी हम किसानों को जरूरी है। बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व ये दोनों परीक्षण कराकर ही हम अपने खेतों में जैविक कृषि की शुरुआत करें तो हम किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ होगा। अब वक्त हो चुका है सूचनात्मक अंतराल का। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। साथ बोलो ए बी बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संजीव जी, हमें ये बताइए कि यदि कोई किसान जैविक खेती करता है तो उसका बाजार कहाँ है, क्योंकि इसकी बाजार जो है इसकी संख्या बहुत कम है। जी, हम जैविक कृषि कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन इसके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है। हम जो अपने जैविक विधि से सब्जी का उत्पादन करते हैं उसको हम अपने लोकल मार्केट में ही बेचते हैं, हाजीपुर और पटना में। लेकिन जो क्रेता हैं, जो इसको खरीदते हैं, जो जानते हैं कि हम जैविक विधि से ऑर्गेनिक फार्मिंग का उत्पाद है, वो लोग इसका मूल्य और जो रासायनिक खादों से उत्पाद होते हैं उससे ज़्यादा देते हैं और हम लोग को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन इसके लिए कोई बाजार उपलब्ध नहीं है। परंपरागत खेती करने वाले किसान यदि जैविक खेती करते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अमूमन ये होता है कि परंपरागत खेती जो किसान करते हैं उनकी भूमि पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। वैसे स्थिति में जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? जो किसान परंपरागत ढंग से या रासायनिक विधि से जो खेती करते हैं और वो जो जैविक कृषि करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले प्रशिक्षण जरूरी है। वो IPM विधि ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें। सेकंड, जो भूमि में वो खेती करना चाहते हैं उस भूमि को मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी जांच में वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों की पूर्ण जानकारी हो जाए कि जो किसान जिस भूमि में खेती कर रहे हैं उसमें कौन सा वृहद पोषक तत्व और कौन सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता है। उसके साथ तीसरा, जो जिस भूमि में वो करना चाहते हैं उसमें गोबर की खाद के अलावा वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद है उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही खल्ली जैसे नीम की खल्ली, करंज की खल्ली, अंडे की खल्ली वो आवश्यक है, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। साथ में बाज़ार में जो बायोपेस्टिसाइड है, बायोफंगिसाइड है, वो उपलब्ध होना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों की उपलब्धता के बाद ही जो किसान जैविक कृषि करना चाहते हैं वो जैविक कृषि कर सकते हैं और अपने उत्पाद को मुँहमांगा कीमत पर बेच सकते हैं। संजीव जी, हमें ये बताइए कि आपको जैविक खेती को लेकर कई सारे पुरस्कार मिले। आज किसान भाइयों को थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि कौन कौन पुरस्कार से आपको नवाजा गया। विगत कई वर्षों से फूलगोभी का बीज उत्पादन करते आ रहे हैं और जैविक विधि से फूलगोभी का बीज उत्पादन करने के कारण मुझे सर्वप्रथम 2009 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय रजत पुरस्कार दिया गया। 2010 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड दिया गया। 2011 में लेफ्टिनेंट अमित सिंह मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा देहरादून में उत्तराखंड के कृषि मंत्री के कर कमलों द्वारा उद्यान रत्न पुरस्कार दिया गया। 2012 में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शरद पवार जी के द्वारा महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड दिया गया और 2013 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा बेस्ट फार्मर अवार्ड दिया गया और 2014 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। अब वक्त हो चुका है सूचनात्मक अंतराल का। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संजीव जी, आप जैविक खेती करते हैं और आपके अंदर अभी कितने किसान ऐसे हैं जिले के या गांव के जो जैविक खेती कर रहे हैं, आपके माध्यम से हमें बताएंगे। देखिए, जब से हम जैविक कृषि कर रहे हैं और हम जैविक कृषि के उत्पाद को बाज़ार में बेच रहे हैं, तो हमारे ज़िला में लगभग हज़ारों किसान हैं जो हमारी प्रेरणा से जैविक कृषि की ओर मुखातिब हुए हैं और वो हमेशा अक्सर हमारे खेतों पर आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जैविक विधि से फूलगोभी का बीज उत्पादन हो रहा है। सिर्फ वैशाली ही नहीं, अमूमन बिहार के विभिन्न जिलों के प्रगतिशील किसान जैविक कृषि के प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ आते हैं और हमारी लहलाती फूलगोभी के बीज उत्पादन प्रक्रिया को देखते हैं। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे डेलीगेट भी हमारे यहाँ जैविक कृषि की फसल को देखने के लिए हमेशा आते रहते हैं। संजीव जी, आपने जैविक खेती को लेकर के आपने किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमने संजीव कुमार से बातचीत की जैविक खेती को लेकर के कि किसान जैविक खेती को लेकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। तो आज हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।